हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 9 का जो सोशल साइंस का पेपर है वार्षिक एग्जाम का, वो पेपर आ गया। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, कई पर्सन इसमें से रिवाइज होने वाले हैं। तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत पर्सन आएंगे इसमें से। तो चलते हैं इस शुरू से लेकर इस पेपर को हल करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नेपोलियन बिकेम द एम्पायर ऑफ फ्रांस in 1804. Okay, which famous politician has said this government of people for people by the people? कौन से पॉलिटिशियन ने कहा था कि गवर्नमेंट का रूप है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का होता है? इट इज सेड बाय इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने ही कहा था। इन विच स्फीयर इज इंडिया सिचुएटेड? कौन से भूभाग में, कौन से गोलार्ध में इंडिया सिचुएटेड है? नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है। Who was the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? देखो, प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर? द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज द गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है ना। प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय मतलब जो दक्षिणी भारत का जो प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप माना जाता है। तो इस प्रायद्वीपीय नदी जो गोदावरी है वो सबसे लंबी नदी है। वैसे जो नर्मदा नदी है वो पूर्व की तरफ, सॉरी पश्चिम की तरफ जाती है गोदावरी, और जो ये है ना कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। महानदी आगे जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, तो ये नदियों का रूप है। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड द मोस्ट? ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सभी का हुआ था। बिल्कुल। मैनिफेस्टो इज प्रेजेंट बाय? मैनिफेस्टो इज प्रेजेंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। जो घोषणा पत्र होता है, चुनाव घोषणा पत्र, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। फैक्टर दैट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? किसी भी एरिया की जो क्लाइमेट है उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं? तो लेटीट्यूड कंट्रोल करता है, अल्टीट्यूड भी करता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सब चीजें कंट्रोल करती है क्लाइमेट को। ठीक है। हु अपोज्ड द डिवाइन एंड इनक्लाइनेबल राइट ऑफ द किंग? राजा का जो निरंकुश अधिकार और जो देवी अधिकार, उसका विरोध किया था। देखो, ये विरोध जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक ने कहा था कि राजा है वो किसी, उसके पास कोई देवी ताकत नहीं है, उसकी वो निरंकुश नहीं हो सकता। राजा के पास जनता के जो समझौते से ताकत बनी है, जनता ने समझौता करके राजा को ताकत दी है, तो उसके पास कोई निरंकुश ताकत है या देवी ताकत है नहीं है। ये उसने विरोध किया था। राजा की निरंकुश ताकत और देवी ताकत का विरोध किया था जॉन लॉक ने। व्हेन डिड द इंडियाज वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स? जो भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम है, वो कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ था। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियाज डिफेंस फोर्सेज? भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज? भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है। When was the first meeting of the Constituent Assembly held? Constituent Assembly की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को होल्ड हुई थी, है ना। और सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर को हुई थी, 2 दिन बाद। ओके, आगे देखो। द नॉलेज एंड एंटरप्राइज आर कॉल्ड? नॉलेज और एंटरप्राइज, ज्ञान और उद्यम, ये दोनों ही कहे जाते हैं ह्यूमन कैपिटल। ये दोनों ही ह्यूमन कैपिटल कहे जाते हैं। ठीक है। अब देखो, ब्लैंक से रिक्त स्थान भर रहे हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रांस का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है वो ला मार्सिलेज है। इसका नाम है एले ला मार्सिलेज, MARSEILLASE, ला मार्सिलेज। ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। एक वर्ष में गन्ने की कटाई, शुगर केन इज हार्वेस्टेड इन वंस इन ए ईयर। शुगर केन है वो साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम टू एग्जिस्टेंस यानी कॉन्स्टिट्यूट है वो कब अस्तित्व में आया था? अस्तित्व में 26 नवंबर 1949 को ये अस्तित्व में आया था। और ये केम इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया था? वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था कॉन्स्टिट्यूशन, और अस्तित्व में इस दिन आया था। ठीक है। इट हैज़ द लार्जेस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा
वर्षा वाला क्षेत्र है, मोसिनराम, मोसिनराम, ये मेघालय में है, MAW है, MAW, MOSYN, मोसिनराम, मेघालय। ये जगह सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाली है। टोटल लोकसभा सीट्स इन राजस्थान 25, लोकसभा की सीट 25 है राजस्थान में, और राज्यसभा की सीट 10 है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीट है 200। ये ध्यान रखना, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10, और जो असेंबली सीट्स है वो 200 है। डेमोक्रेसी इट इज द वर्ल्ड्स लैंग्वेज, यानी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड डेमोक्रेसी है, तो ग्रीक लैंग्वेज का है, ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ग्रीक भाषा का ये डेमोक्रेसी शब्द है। ठीक है, द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ इंडिया, भारत की जो नॉर्थ साउथ लेंथ है वो कितनी है, 3214। ये नॉर्थ से साउथ लेंथ है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक लेंथ है। ईस्ट से जो वेस्ट जो लेंथ है भारत की वो है 2933। ये ईस्ट टू वेस्ट है, नॉर्थ से साउथ इतनी लेंथ है। ठीक है, अगले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड द रशियन स्टीम रोलर। रशियन स्टीम रोलर किसको कहा जाता है, रशियन स्टीम रोलर इज कॉल्ड, रशियन स्टीम रोलर इज कॉल्ड द इंपेरियल आर्मी, इंपेरियल आर्मी ऑफ रशिया, इंपेरियल आर्मी ऑफ रशिया। रशिया की जो इंपेरियल आर्मी थी उसको कहा गया है रशियन स्टीम रोलर, और ये संसार की सबसे बड़ी आर्मर्ड फोर्स थी। ठीक है, अगला देखो, जन्म दर से क्या से, यानी व्हाट इज मेंट बाय द बर्थ रेट। बर्थ रेट का सिंपल सा मतलब है, सिंपल, द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, यानी जीवित जन्म में बच्चों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, पर दैट ओकर्स पर 1000 पॉपुलेशन, यानी हर 1000 जनसंख्या के पीछे जन्मे जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, बर्थ रेट कहलाती है। सिंपल है एकदम। व्हाट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, वेरी सिंपल है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर ऑफ पीपल इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पर स्क्वायर किलोमीटर, ये सीधा लिख दो, स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, अगला देखो, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के 3 प्रकार बताने हैं। तो सिंपल सा जो पहला नेचुरल वेजिटेशन प्रकार है वो फॉरेस्ट है, जंगल। दूसरा है वो होता है आपके ग्रास लैंड, चारागाह वगैरह होते हैं, वो दूसरा वनस्पति का है। तीसरा है सरुब्स, सरुब्स होती है झाड़ियाँ। तो ये 3 प्रकार की वेजिटेशन का है प्रकार। ठीक है, व्हाट इज बुग्याल, बुग्याल क्या होता है, देखो बुग्याल है हाई अल्टीट्यूड मिडो और पास्चर लैंड, ऊंचाई वाले जो मिडो जो पास्चर लैंड होते हैं उसको बुग्याल कहते हैं। हाई एल्टीट्यूड मिडोज, हाई अल्टीट्यूड मिडोज कह दो, या पास्चर लैंड, पास्चर लैंड चारागाह है, पास्चर लैंड, स्पेशली नो उत्तराखंड एंड यू नो उत्तराखंड वगैरह जो है वहाँ पर ये बुग्याल होते हैं, ऊंचाई पर स्थित मैदानी भाग या चारागाह होते हैं बुग्याल। ओके, राइट द नेम ऑफ द बोथ पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दोनों प्रकार आपको बताने हैं। तो इकोनॉमिक्स के प्रकार हैं, एक तो मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज या मार्केट एक्टिविटीज, और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट। इकोनॉमिक्स एक तो मार्केट एक्टिविटीज पर बेस्ड होता है, जो लॉस और हानि पर, जो लॉस और बेनिफिट होता है, सेल और परचेज पर आधारित होता है। एक वो होता है जिसपे लॉस और सेल कुछ नहीं होता है, सिंपल जो मार्केटिंग होती है उसको कहते हैं।
तो दो प्रकार की इकोनॉमिक्स होती है, एक तो मार्केट बेस्ड, एक होती है नॉन मार्केट बेस्ड। ठीक है, भाबर किसे कहते हैं? भाबर बहुत ही सिंपल है, नेरो जेंटली स्लोपिंग बेल्ट ऑफ लैंड, जमीन का संकड़ा ढाल वाला जो बेल्ट होता है उसको भाबर कहते हैं। जहां पर जो जमीन है वो बनी होती है कंकड़ से या बहाकर लाई गई मिट्टी से। सिंपली क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां जो नीचे आती है तो नीचे आते टाइम वो अपने साथ कंकड़ मिट्टी सिल्ट वो लेकर आती है और आगे आकर मैदानी भागों में उनको जमा देती है। उस जमी हुई मिट्टी को ही भाबर कहते हैं। ठीक है, तो भाबर इज नेरो जेंटली स्लोपिंग बेल्ट, नेरो जेंटली स्लोपिंग बेल्ट, हल्का स्लोपिंग वाला ये बेल्ट होता है। ठीक है, और बेल्ट ऑफ लैंड, जमीन का लैंड, जमीन का ये बेल्ट होता है। ठीक है ना, और ये किससे बना होता है? इट्स मेड ऑफ द पेबल्स, और ये पेबल से बना होता है, मेड ऑफ ए पेबल्स सीधा लिख सकते हो, एंड एलुवियल लैंड्स, एलुवियल सोइल, बहाकर लाएगी मिट्टी से कंकड़ों से जो जमीन का बेल्ट बना होता है ढाल वाला, उसको अपने क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। ठीक है, विच न्यू स्टेट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद कौन सा नया राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश के गठन होने के बाद तेलंगाना बना था, तेलंगाना, तेलंगाना नया राज्य बना था, अमरावती जिसकी नई राजधानी है। ठीक है, व्हाट इज द कोमिंटर्न, कोमिंटर्न क्या है? देखो सिंपली कोमिंटर्न है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1919 बाय द लेनिन टू प्रमोट वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड यूनिफाई कम्युनिस्ट पार्टीज। ये लेनिन के द्वारा बना गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में बना था, जिसका उद्देश्य था कम्युनिस्ट पार्टीज को यूनिफाई करना और विश्व क्रांति को बढ़ावा देना। इट इज ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से लिख देता हूं, कॉमेंटर इज ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी कब 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 फाउंडेड हुआ था? फाउंडेड इन 1919, 1919 में फाउंडेड हुआ था बाय लेनिन, किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एम वॉज टू यूनिफाई द कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी उनको यूनिफाई करना और विश्व क्रांति को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कॉमेंटन था। कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? वाई द एग्रीकल्चर इज सीजनल एक्टिविटी, कृषि और सीजनल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि जो इसमें कृषि में क्या होती है? सोविंग सीजन होती है, बोनी की सीजन होती है, एंड हार्वेस्टिंग सीजन, हार्वेस्टिंग की भी सीजन होती है। बोनी की एक सीजन होती है, हार्वेस्ट कटाई की भी एक सीजन होती है। इसलिए एग्रीकल्चर को क्या कहलाता है? भी इसको सीजनल एक्टिविटी कहा जाता है कि सीजन के अनुसार ही होता है इसमें हर काम। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशंस आर दोज प्लांट्स विच आर ग्रोवन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जो प्लांट्स ग्रो होते हैं बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना कोई मानवीय हस्तक्षेप के, उसको अपने क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो देखो यहां से लिख सकता हूं, द प्लांट्स आर ग्रोवन, जो प्लांट्स ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के कंजर्वेशन के लिए कौन से आप मेजरमेंट, कौन से उपाय करोगे? तो जंगलों के कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, अफॉरेस्टेशन होता है वृक्षारोपण। ठीक है, कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर्स, और क्या करेंगे? कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स, जंगली आगों को कंट्रोल करेंगे, और इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लैंड, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कह दो, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, यानी जमीन का मैनेजमेंट ऐसा होगा कि वो बंजर न हो,
सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, MNAG होता है, मैनेजमेंट है ना। तो ये चार तीन तरीके हैं, एफोरेस्टेशन, कंट्रोल वाइल्ड फायर्स, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, आगे देखो, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियाज फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। भारत का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में आप क्या जानते हो? इंडियाज फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2013। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में ये फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था। इसका मेन एम था, वो ये था, टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड। प्रोवाइड, इसका उद्देश्य था प्रोवाइड करना, क्या करना? सब्सिडाइज्ड फूड, यानी सब्सिडाइज्ड फूड को प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य था। और फूड ग्रेन्स कह सकते हो, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करना इसका मेन एम था। और टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, लगभग कितने? 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जो जनसंख्या है उसका 2/3 जनसंख्या को सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट अंडर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट अंडर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के तहत कौन से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, यानी वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। भी वैज्ञानिक आधार पर वनों को कैसे अपने लगा सकते हैं, वन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले सर्वे करना और प्लानिंग करना। सर्वे एंड प्लानिंग, यानी ये देखना कि कौन सी जमीन पर वन लगाए जा सकते हैं और कैसे लगाए जा सकते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करना। ये दूसरी चीज इसमें ये है। क्लियरेंस एंड प्लांटेशन, यानी जो जमीन है वनों के लिए उस जमीन को क्लियर करना, साफ करना। जैसे मतलब कहीं पर कुछ लगा हुआ है, कहीं पर कुछ लगा हुआ है, तो उनको हटा करके क्लियरेंस और प्लांटेशन, वहां पर वृक्षारोपण करना, प्लांटेशन। सबसे पहले सर्वे और प्लानिंग करना उस जमीन पर, फिर उस जमीन को साफ करना और उस पर प्लांटेशन करना। और तीसरा प्रकार है सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग ऐसी हो कि वो लंबे समय तक चलती रहे। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, कटाई हो वो सही तरीके से हो, हार्वेस्टिंग सही तरीके से हो, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो, जंगलों की सुरक्षा हो। तो ये है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ठीक है, आगे है हाउ इज प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन इंडिया। भारत में प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्टेड होता है? बहुत ही सिंपल, प्राइम मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हु इज द क्या होता है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड कोएलिशन दैट विंस द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। यानी जो व्यक्ति लोकसभा में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है उस पार्टी के लीडर को राष्ट्रपति क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। समझ आ गई? भी लोकसभा में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में है, उस पार्टी का जो लीडर होता है, हेड होता है, उस लीडर को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। तो कौन सी चीजें हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर पीएम को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और वो क्या होता है? हु इज द लीडर, जो क्या होता है? लीडर, जो लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी which is मेजोरिटी इन द लोकसभा, जिसकी लोकसभा में क्या होती है? मेजोरिटी होती है। तो सिंपल देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, प्रेसिडेंट है वो पीएम को अपॉइंट करता है। और हु इज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, विच इज मेजोरिटी इन द लोकसभा, जो लोकसभा में उसकी मेजोरिटी होती है। नहीं है, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती है उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसको प्रेसिडेंट है वो
प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, अगला देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राशन कार्ड आर देयर। राशन कार्ड के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले देखो, राशन कार्ड होता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब होता है AAY कह दो शॉर्ट में, अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत सस्ते 2 रुपये किलो से गेहूँ मिलते थे परिवार को, वो अंत्योदय। दूसरा था APL। APL का मतलब होता है अबोव पॉवर्टी लाइन, यानी जो परिवार पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, गरीबी रेखा से ऊपर है, उनको राशन कार्ड देता है APL का। चौथा है BPL। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो परिवार पॉवर्टी लाइन से नीचे है उसको BPL श्रेणी में रखा गया है। एक होता है NAFSA, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत उनको सब्सिडाइज फूड दिया जाता है। फिर एक और बच गया, 5 प्रकार के होते हैं, वो है APP, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। APP, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ना। AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना, APL यानी अबोव पॉवर्टी लाइन, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, NAFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और APP का मतलब हो गया कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के राशन कार्ड है अपने इंडिया में है। ठीक है, देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेडिकल प्लांट्स फाउंड इन इंडिया। भारत में जो मेडिकल प्लांट्स पाए जाते हैं उस पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो मेडिकल प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं भारत में, आपको पता है? देखो, मेडिकल प्लांट्स जो हिमालयन रीजन है, जो हिमालयन क्षेत्र है, मेडिकल प्लांट्स हेर्ब्स से जड़ी बूटियाँ होती है, मेडिकल प्लांट्स होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द हिमालयन रीजन। और हिमालयन रीजन के अलावा जो नीलगिरी है और जो सतपुड़ाज है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं जो अपने मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज किए जाते हैं, हर्ब्स के रूप में यूज किए जाते हैं? इनमें सबसे पहले है बेसिल, बेसिल। दूसरा पार्सले, पार्सले। चौथा सेज, तीसरा सेज, ऐसे जी, एंड रोजमेरी। चौथा है रोज मेरी। ठीक है, तो ये प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स आर विच आर फाउंड इन द हिमालयन एंड नीलगिरी माउंटेनियस रीजन्स। जो नीलगिरी माउंटेनियस रीजन्स है, हिमालयन माउंटेन है, वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हु इज द श्रुंति को सेमिन, वॉट डिड ही हैव टू से। यानी श्रुंति को सेमिन कौन है? देखो, श्रुंति को सेमिन है वो, श्रुंति को सोमिन वो जे जेवेनीज पीजेंट फ्रॉम द रेंडुलेतांग विलेज, रेंडुलेतांग विलेज से है ये। और ही चैलेंज्ड द स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट से, उसने चैलेंज किया स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट से कि भी सरकार है वो, उनका जंगलों पर कोई अधिकार नहीं है। और उसने क्या कहा था? ही आर्ग्यूड, उसने कहा था कि स्टेट डिडेंट क्रिएट द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड, वाटर, अर्थ एंड वुड। उसने कहा था कि वे स्टेट ने है वो नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट नहीं किए, जैसे हवा, पानी, है ना, पृथ्वी, जंगल, ये राज्य ने क्रिएट नहीं किए, ये सरकार ने क्रिएट नहीं किए, इसलिए सरकार का वनों पर कोई अधिकार नहीं है, ये उसने कहा था। ठीक है, आगे देखो, What are the categories of the ministers in the council of ministers? Tell us briefly। यानी मिनिस्टर्स की कौन कौन सी कैटेगरी है? तो सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको मेन पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, लाइक डिफेंस फोर्सेज, डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, MSRD, है ना, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, सब्जेक्ट हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। इसके बाद होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स से कम पावरफुल, यानी उनको पावर दी जाती है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिए जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वो जो मेन निर्णय होते हैं सरकार के डिसीजन, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और चौथे हैं डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनके पास स्वतंत्र चार्ज होता ही नहीं है, भी वो खुद काम करते, ऐसा चार्ज नहीं होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर काम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर जिनके पास मेन पोर्टफोलियोज होते हैं, सरकार चलाने में उनका मुख्य रोल होता है। स्टेट मिनिस्टर्स आर
नॉट सो मच पावरफुल एज द कैबिनेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर इतने पावरफुल नहीं थे कैबिनेट मिनिस्टर की तरह। हाँ, उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र चार्ज होते हैं, स्वतंत्र वो कार्य कर सकते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। वोट चेंजर और वोट बाय द फॉरेस्ट एक्ट 1878। फॉरेस्ट एक्ट 1878 में कौन से बदलाव लाए गए थे? तो फॉरेस्ट एक्ट 1847 में लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसने जंगलों को क्लासिफाई किया था। फॉरेस्ट एक्ट 1878 में एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिन्होंने जंगलों को डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। तो इस एक्ट के तहत 3 प्रकार के जंगल निर्धारित किए गए थे। एक तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जिन पर पूरा आधिपत्य सरकार करेगा, और जो लोकल कम्युनिटीज है, जो विलेजर्स हैं, उनको लकड़ी काटने का, शिकार करने को निषेध किया गया है। दे आर प्रोहिबिटेड टू हंट एंड कट वुड से लकड़ी काटना, शिकार करना वहाँ पर वर्जित होता है, वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वो फॉरेस्ट होते हैं जो सरकार के अंडर में होते हैं, लेकिन वहाँ पर लकड़ी काटना, शिकार करना अलाउड होता है, लेकिन कंट्रोल किसके होते हैं? सरकार के कंट्रोल में होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तीसरा वो फॉरेस्ट से जो होते हैं विलेज फॉरेस्ट से, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनरिजर्व्ड फॉरेस्ट कह सकते हैं अपने, अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें अधिकार है वो सरकार का नहीं होता है, ग्रामीणों का वो अधिकार होता है, वो ग्रामीण चाहे उसी अनुसार वो उनका यूज़ ले सकते हैं, सामूहिक यूज ले सकते हैं। तो 3 प्रकार के फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था फॉरेस्ट एक्ट 1878 में, ठीक है। मेंशन वेरियस डायमेंशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के अलग अलग डायमेंशंस आपको बताने हैं। देखो फूड सिक्योरिटी में कौन कौन से डायमेंशंस है। पहली चीज़ है कि फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मेन डायमेंशन ये है कि फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है इसका डायमेंशन कि फूड पर असेस होनी चाहिए, सामान्य लोगों की भोजन तक पहुंच होनी चाहिए, भोजन अवेलेबल होना चाहिए, भोजन तक पहुंच होनी चाहिए। और तीसरा भोजन का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यूटिलाइजेशन, भोजन का सही उपयोग होना चाहिए, ठीक है, UTLI, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन। उसके बाद है स्टेबिलिटी, भोजन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 3-4 प्रकार हैं जो फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस है। कंपेयर द ड्राई डेसिडुअस एंड मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। एक तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, एक मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर जो रेनफॉल होते हैं, बारिश होती है, वो 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। यानी ऐसे वन है जो 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में होते हैं, उसको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। और मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर दोज विच ग्रोज इन बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। यानी जो 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश वाले क्षेत्रों में होते हैं वो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। समझ गए? जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये जंगल जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग है, हिमालयन क्षेत्र, जो उत्तरी पूर्वी भाग है, हिमालयन क्षेत्र जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है ना, उन क्षेत्रों में, या उत्तराखंड है, तो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में जो वन होते हैं वो मोस्ट डेसिडुअस है। बाकी पूरे भारत में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट से पाए जाते हैं। समझ गए? ये रेनफॉल्स के आधार पर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगले थोड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कमेंट ऑन द टॉपिक पॉवर्टी एंड वल्नरेबल ग्रुप्स इन इंडिया। पॉवर्टी एंड वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। भारत में पॉवर्टी और वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भाई भारत में सिंपल सा है कि भारत में डिवाइड किए गए पॉवर्टी, BPL वगैरह, BPL, APL, है ना, इस आधार पर, सर्वे के आधार पर डिवाइड किया गया है ना। और वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? सिंपल से वल्नरेबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो क्या है, SC, ST, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट, वीमेन, महिलाएं और डिसेबल्ड। ये क्या है? ये वल्नरेबल ग्रुप है, यानी वो ग्रुप है जो गरीब होने के ज़्यादा चांसेज है इनके। SC ST के हैं, वीमेन है, डिसेबल्ड है, ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है।
आगे देखो, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी इन व्यू ऑफ द सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से पॉवर्टी के कौन से इंडिकेटर्स हैं? तो देखो बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी के, संकेत होते हैं पॉवर्टी के। देखो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का इंडिकेटर है, यानी जब जॉब पूरा नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो है ना, वो पॉवर्टी के इंडिकेटर्स हैं। इलिटरेसी, निरक्षरता, है ना, निरक्षरता है तो वो पॉवर्टी का इंडिकेटर है ना। और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज पूरी अवेलेबल नहीं है कार्य करने की और की, नीटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लोगों के पास अवसर उपलब्ध नहीं होते काम के और के, है ना। तीसरा लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है, मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये पॉवर्टी के मेन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन जर्मन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन पॉलिटिक्स में कौन से बदलाव हुए थे? देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी, जर्मनी पूरी तरह से हुआ था, और वर्साई की जो संधि हुई थी, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें उसको बहुत से कंपनसेशन थोपा गया, भी इतना हर्जाने के रूप में आपको देना पड़ेगा। जो जमीन थी जर्मनी की, है ना, अल्सास और लोरेन जो स्टेट थे वो फ्रांस को चले गए, तो अल्सास लोरेन जमीन चली गई, उस पर बहुत सा पेमेंट थोपा गया। तो जो जर्मनी की जो पोजीशन थी वो बहुत ही बुरी हो गई थी, जर्मनी है वो पूरी तरह से टूट गया था, है ना। तो कौन से चेंजेज हुए थे इस दौरान? बहुत से बड़े बदलाव हुए थे जर्मनी में, है ना। डेमोक्रेटिक जो शासन था वो शुरू हुआ, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया। और जर्मनी में जो नाजिज्म है, इसके बाद क्या हुआ था, हिटलर का उदय हुआ था।